हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की, और इसमें भी हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये इन एमसीक्यूज का पार्ट 12 होगा। इससे पहले के पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए। पार्ट 11 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। आपको बताना है कि एक ही डाइस की दो पोजीशन आपके पास है, तो 4 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या देखना है कि दोनों के डाइस की जो पोजीशन है उनमें देखो कि कोई कॉमन नंबर तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो मैं कॉमन नंबर 2 है, और यहाँ भी कॉमन नंबर 2 है। ठीक है भाई, तो दोनों में दो कॉमन है। तो क्या करो, 2 के बाद की पोजीशंस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख लो दोनों पोजीशन में। तो 2 के बाद क्या आता है, क्लॉकवाइज चलूं तो 3 आता है। 3 के बाद क्या आएगा भाई, 3 के बाद 1 आएगा। ठीक है, तो 1 के बाद फिर से 2 आएगा। सेम दूसरे की पोजीशन देखो, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4, तो 2 और उसके नीचे फिर उसके बाद 4, फिर 4 के बाद क्या आएगा, 6। ठीक है, तो आप या क्लॉकवाइज लिख लो या एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मालूम हुआ कि ऐसा लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 4 है, और 2 के अपोजिट जो नंबर बच गया वो है। तो 2 के अपोजिट कौन है, 5। तो यहाँ से जो आंसर होगा, उसने हमसे पूछा है कि विच इज अपोजिट टू 4। तो 4 के अपोजिट तो 3 है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है कॉमन नंबर के बाद की संख्याएं, और फिर वही एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये एक बढ़िया ट्रिक है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये एक ओपन डाइस है। ठीक है, व्हाट इज पोजिशन अपोजिट ऑफ 2। ठीक है भाई, दो के अपोजिट क्या होगा। तो एक हमेशा ओपन डाइस के अंदर आप ध्यान रखिए, जब भी आप ओपन डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ऑल्टरनेट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऑल्टरनेट्स आर अपोजिट टू वन अनदर। जैसे यहाँ पे 1 के ऑल्टरनेट क्या है, 4, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 के ऑल्टरनेट क्या है, 5, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 6 का क्या है, 3, तो 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो व्हाट इज अपोजिट टू 2 पूछा है, तो 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड वॉक्स 5 रूट 2 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि ये पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अगर वो इस पॉइंट पे है तो यहाँ से वो ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है। ये आपका 5 किलोमीटर हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है देन ही टर्न्स टू हिज राइट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो वो राइट टर्न लेता है। तो जब वो राइट टर्न लेगा ईस्ट डायरेक्शन से, अगर वो नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ राइट टर्न ले, जैसे वो सुबह इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा पूरा ये 90 डिग्री होगा। बट वो जो टर्न ले रहा है वो 135 डिग्री ले रहा है, तो दैट मीन्स वो इस एंगल पे टर्न लेगा भाई। ठीक है, तो यानी कि 45 डिग्री, और तो दैट मीन्स उसका जो फेस होगा, अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो, तो यानी कि उसका फेस अब कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये 135 का पूरा टर्न होगा। एंड वॉक्स 5 रूट 2 किलोमीटर, फिर वो 5 रूट 2 किलोमीटर की वॉक करता है। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टू नॉर्थ, और यहाँ से फिर वो पूरा एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ टर्न लेता है। तो नॉर्थ की तरफ टर्न लेगा तो ये टर्न होगा उसका नॉर्थ की तरफ। एंड वॉक 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर वो यहाँ पे वॉक करता है। तो नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। अब देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, और ये उसका एंड पॉइंट है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, तो ये डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। और डिस्टेंस पूछ रहा है। आप एक सिंपल सी चीज देखो, अब ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है भाई, और ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और ये एंगल बच गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी जो दो एंगल इक्वल हैं, अगर ये एंगल और अगर ये ट्रायंगल एबीसी है सपोज,
अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो दैट मीन्स इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो मतलब ए सी यहाँ पे ए बी के बराबर होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब ए सी 5 किलोमीटर है तो ए बी भी 5 किलोमीटर होगा। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट है फाइनल पॉइंट ओ, उसका बी से ओ 2 किलोमीटर है, तो ओ से ए कितना होगा 3 किलोमीटर। तो दैट मीन्स वो 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन के अंदर अभी है। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है उसने। क्लियर है सभी को? तो राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल इन सब की प्रॉपर्टी पता होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाना थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। फोर्थ के अंदर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट विल कम, यहां से बताना है कि कौन सा इस पूरे कंडीशंस को लॉजिकली फॉलो कर देगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इन ब्लैंक स्पेसिस की जगह पे क्या आना चाहिए कि ये पूरी एक लॉजिकल सीरीज बने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करना हो ना, सबसे पहले क्या देखो, ये कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज बोलते हैं इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल हो गए 20। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लेटर 20 है तो ग्रुप बनाओ, या तो 4 4 के ग्रुप बन सकते हैं या 5 5 के ग्रुप बन सकते हैं, 2 2 के नहीं, फिर तो 10 ग्रुप हो गए ज्यादा। मतलब ग्रुप्स में तोड़ने की कोशिश करो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 के ग्रुप बनेंगे या 5 5 के बनेंगे। अगर मैं 4 4 के ग्रुप बनाऊं, ठीक है, क्योंकि लेटर तो तीन ही यूज हो रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, तो तीन ही अगर लेटर यूज हो रहे हैं तो हो सकता है कि तीन तीन के ग्रुप भी बन रहे हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है। ठीक है भाई, तो अगर 5, सबसे पहले बड़ा ही ग्रुप बनाने की कोशिश करो। अगर मैं 5 5 के ग्रुप बनाऊं तो ये बन गया एक ग्रुप, एक ग्रुप ये बन गया भाई, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। और फिर ऑप्शन वाइज पुट करके देखो, अगर यहाँ पे बी आएगा, पहला ही ऑप्शन पुट करूं तो डबल बी डबल सी ए हो गया, फिर यहाँ पे डबल सी डबल ए बी हो गया। तो हो सकता है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन से आ जाएगा, सारे ऑप्शन पुट करने पड़ सकते हैं आपको। डबल बी डबल सी ए, ठीक है, फिर डबल सी, फिर डबल ए बी, ठीक है, फिर डबल ए डबल बी सी, और फिर डबल बी डबल सी ए। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन गई, डबल बी डबल सी फिर ए है, फिर डबल सी डबल ए फिर बी है, फिर डबल ए डबल बी सी है, तो फिर डबल बी डबल सी फिर ए है। तो ये एक पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन गई, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे फॉलो कर गया। अगर नहीं भी करेगा तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करके आपको देखना पड़ेगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस बननी जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। इन ए रो इंदू इज सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, जया इज नाइन्थ फ्रॉम राइट। ठीक है भाई, इंदू जो है वो सेवेंथ है लेफ्ट से और जया जो है वो नाइन्थ है फ्रॉम द राइट हैंड। अब दो पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, एक पोजीशन ये बना ली हमने, एक पोजीशन ये बना ली। ठीक है, जो इंदू है वो सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड से देखूं, सपोज ये इंदू की पोजीशन है, ये इंदू है और ये सेवेंथ पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, और जया इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट, और जया जो है वो ये नाइन्थ पोजीशन है जया की राइट से। एक पोजीशन तो ये होगी भाई। अब एक पोजीशन ये भी हो सकती है कि जो इंदु है उसकी अगर ये पोजीशन है सेवेंथ है, ठीक है भाई, और हो सकता है कि जया इसके लेफ्ट में हो, तो जया यहाँ पे आ जाएगी जो कि नाइन्थ होगी। क्लियर है? अब व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन इंदु बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लें, ठीक है भाई, अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर लें तो जया यहाँ पे आ जाएगी और इंदु यहाँ पे आ जाएगी। अब इंदु की जो ये पोजीशन है ये 17th हो जाती है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, 17th हो जाती है किस एंड से? लेफ्ट हैंड से। अगर यही चीज यहाँ पे देखूंगा, इंदु ये है और जया ये है। अब इंदु की ये पोजीशन जो है ये 17th हो जाती है लेफ्ट हैंड से। अब देखो, जब ये पोजीशन ही 7th थी लेफ्ट हैंड से तो ये 17th कैसे हो सकती है? इसलिए ये केस एलिमिनेट हो गया भाई, तो ये केस बच गया हमारे पास। अब देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमेशा देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसके इक्वल होता है? कोई एक स्पेसिफिक जो रैंकिंग है पर्सन है उसकी लेफ्ट से रैंकिंग प्लस राइट से रैंकिंग -1 कर दो। अब देखो, इसका पता है हमें, ये जो पोजीशन है ये राइट से किस पोजीशन पे है? 9th पे। और यही पोजीशन जब इंटरचेंज हुई तो यही पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी? 17, तो -1। तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 25। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1578 यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस? हमारे पास 4 नंबर हैं, 1 5 7 और 8। ठीक है, तो हम 3 डिजिट के कितने नंबर इसके साथ बना सकते हैं? लेकिन एक डिजिट एक ही बार यूज होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आए एक बॉक्स बना लो। एक बॉक्स हमने बनाया और 3 डिजिट चाहिए तो 3 इसके अंदर ऐसे
3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले यहां से स्टार्ट करता हूं। तो इन 4 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, यहां आ सकती है बड़े आराम से। अब वो कह रहा है कि यूजिंग एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। अब एक डिजिट तो यूज होगी, तो यहां पे जब कोई नंबर आएगा तो वो 3 में से ही कोई आएगा, क्योंकि एक तो आ चुका है पहले। अब 2 नंबर यूज हो चुके हैं, तो यहाँ 2 में से भी कोई आएगा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 24 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं, जिसमें ये डिजिट दोबारा एक भी रिपीट नहीं होगी भाई, ठीक है। वैसे तो हजारों बन जाएंगी अगर रिपीटेड बनाएंगे तो, लेकिन अगर विदाउट यूजिंग एग्जैक्टली वंस तो फिर ये बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगर रिपीट करके बनाना होता तो फिर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 3 12 दूनी 24 गुना 24 गुना 24, फिर इस तरीके से बनता है ये पूरा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान सीरीज ली है जानबूझ के मैंने, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, कई बार फुल टॉस आ जाती है क्रिकेट की तरह। 4 और 7 क्या होता है 11, 7 और 11 क्या होता है 18, 11 और 18 क्या होता है 29, 18 और 29 कितना होता है 47, तो 29 और 47 कितना होगा 36 और 40 76। और अगर इन दोनों का सम देखूं तो ये हो रहा है, और इन दोनों का देखूं तो ये हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए 76 होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपको बताना है कि दिए गए डायग्राम में से, ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट यहां पे इसको शो करेगा, ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट, ठीक है भाई। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ ना, थोड़ा सा दिमाग किस तरीके से लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा कि ह्यूमन बीइंग तो सारे ही होते हैं, तो मतलब एक ह्यूमन बीइंग तो होते ही होते हैं सारे। अच्छा मैंने सर्कल दिया है यहाँ, स्क्वायर ले लिया, ठीक है भाई। ह्यूमन बीइंग तो दोनों ही होंगे, ह्यूमन बीइंग तो होंगे ही होंगे, ठीक है भाई। और टीचर और ग्रेजुएट, अब एक टीचर ग्रेजुएट भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक ग्रेजुएट टीचर भी हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ सिर्फ टीचर ही हो वो ग्रेजुएट ना हो सकता है कि कुछ सिर्फ ग्रेजुएट ही हो टीचर ना हो, तो यही बनेगा। यानी कि ह्यूमन बीइंग तो दोनों ही है, टीचर भी और ग्रेजुएट भी है, और दोनों कॉमन भी हो सकते हैं और दोनों इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो ये है ये बेस्ट इलेबरेट कर रहा है इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर कुछ ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो मतलब टीचर हो सिर्फ लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये तो इंडिविजुअली हो गया और ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो बेस्ट जो यहाँ पे डायग्राम जो इन तीनों के बीच का रिलेशन शो कर रहा है वो ऑप्शन ई है आपका, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 2 head. जब 3 कॉइन टॉस किए गए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। एक तो हमेशा ध्यान रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जब मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा इसका मतलब होता है ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप जिंदगी में रोजाना अपनी जो लाइफ है उसमें सुनते ही हो कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि चल दीवार पे सर मारते हैं, तो कुछ तो रिएक्शन होगा ना। तो यहाँ भी अगर एक कॉइन टॉस किया गया एक एक्सपेरिमेंट है तो कुछ तो रिएक्शन होगा ना, ठीक है। उस रिएक्शन को बोलते हैं सैंपल स्पेस, मतलब जो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो दो है, एक कॉइन टॉस होगा तो वो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। और मैंने बोला कि हेड ही आना चाहिए तो वो फिर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो गया, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं आपको पता हो प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब देखो जब 3 कॉइन टॉस होंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, सैंपल स्पेस बनेंगे 8। एक तो कभी भी आपको ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना हो कॉइन के केस में तो 2 की पावर जितनी बार कॉइन टॉस हो रहे हैं उतनी ले लो, 2 की पावर 3 तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 8। अगर वो कहता है कि 15 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो 2 की पावर 15 हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलो अब 3 कॉइन जब टॉस होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों हेड आ सकते हैं, या एक हेड आ सकता, 2 हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकते हैं, या तीनों टेल आ सकते हैं भाई, या 2 टेल एक हेड हो सकता है, या एक टेल 2 हेड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले वाला हेड हो बीच वाला टेल हो ये हेड हो, या टेल हो ये हेड हो ये टेल हो, ये 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। बट वो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, मतलब 2 से कम जिसमें है वो केस छोड़ दो। तो 2 से कम यहाँ है, ठीक है भाई, 2 से कम यहाँ भी है हेड, 2 से कम यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बच गए कितने 1 2 3, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा है तो 4 बच गए, तो 4/8 का मतलब 1/2। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट बोला था उसने, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं,
ठीक है ना, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट। Which one of the following diagram is most appropriate to the statement tea producing places are either in Assam or in Bengal? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है भाई, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।